पिछले कुछ महीनों में चीन और जापान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। जापान की पीएम सनाई तकाइची ने जिस तरह से खुलेआम चीन को आंख दिखाने की हिम्मत की है, उससे ड्रैगन बौखलाया हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि पहले का दौर अलग था और अब चीन काफी ज्यादा ताकतवर है। चीन की विस्तारवादी नीति से हर कोई वाकिफ है। पीआरसी वाला चीन आरओसी वाले ताइवान पर लगातार अपना हक जताते भी आया है। तभी तो अब हालिया समय में चीन इस मिशन में और तेजी से जुट गया है, जिसे देख जापान घबराया हुआ है। जापान की पीएम का कहना है कि अगर चीन ने ताइवान पर आंख उठाकर देखा तो जापान उसे अपने ऊपर आक्रमण के तौर पर देखेगा। अब यहां एक बात तो क्लियर है कि इस तनातनी की असली वजह सिर्फ ताइवान तो नहीं है। जापान सिर्फ ताइवान को चीनी कब्जे से बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। सवाल यह उठता है कि आखिर जापान को चीन से कैसा खतरा है। असल में जापान की सिरदर्दी की सबसे बड़ी वजह है उसके वो द्वीप समूह जो ताइवान से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, और चीन उन आइलैंड्स पर भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। योनागुनी और सेनकाकू जैसे आइलैंड्स का नाम सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और रूस भी इस दंगल में कूद गए हैं। सवाल यह है कि क्या चीन पीछे हटेगा? 7 नवंबर को जापान की पीएम सनाई तकाइची ने कहा था कि अगर चीन ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने के लिए लड़ता है तो इससे जापान के अस्तित्व पर संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, और ऐसी स्थिति में जापान को कानूनी कवच मिल जाता है कि वो अमेरिका की सहमति से सेना की तैनाती करे। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि जापान और अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र देश की तरह मान्यता नहीं देते। लेकिन अमेरिका उसकी सुरक्षा में मदद करता है और उस पर किसी भी जबरन कब्जे का विरोध भी करता है। ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह उसका एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। साथ ही जापान में दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिकी सेना का विदेशी ठिकाना भी मौजूद है। लेकिन यह विवाद महज ताइवान को लेकर नहीं है। असल में जापान का दावा है कि चीन लगातार उसके अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। जापान ने अपने द्वीप समूह सेनकाकू और योनागुनी के आसपास चीनी जहाजों की मूवमेंट का दावा भी किया है। ये दोनों द्वीप जापानी मेनलैंड से तो काफी दूर हैं, लेकिन ताइवान से महज कुछ 100 किलोमीटर ही दूर हैं। माना जा रहा है कि ताइवान पर कब्जे की आड़ में चीन जापान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आइलैंड्स को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। यही वजह है कि जापान चीन को आंख दिखा रहा है और सेना उतारने की धमकी भी दे रहा है। कहा जाता है कि इन आइलैंड्स के पास 12 मील का इंटरनेशनल एयर रूट भी है। हालांकि चीन इसे नहीं मानता और अक्सर जापान के एयर स्पेस में घुस जाता है। इसे देखते हुए जापानी एयरफोर्स को हमेशा अलर्ट रहना होता है। ध्यान हो तो जापानी पीएम ने 7 तारीख को चीन को जो धमकी दी, उसके कुछ दिनों के बाद ही खबरें आई थी कि जापान ने ताइवान से महज 110 किलोमीटर दूर स्थित अपनी द्वीप समूह योनागुनी पर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इससे पहले जापान ने पूर्वी चीन सागर में अपने सेनकाकू द्वीपों पर नजर रखने के लिए सी गार्डियन ड्रोन को तैनात किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे इलाके में चीन कितना ज्यादा एक्टिव है। तभी तो जापान बिल्कुल सतर्क मोड में है और वो चीन की हरकतों से भी भली भांति वाकिफ है। हालांकि इस तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापानी पीएम तकाइची की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन चीन अड़ा हुआ है कि जापान की पीएम अपने बयान को वापस लें। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि जापान ताइवान मुद्दे में बेवजह दखल दे रहा है और ऐसा करके खुद अपने देश को खतरे में डाल रहा है। चीन की एक न्यूज एडिटोरियल में यह भी लिखा गया कि अगर जापान की सेना ने इस मामले में दखल दिया तो पूरे क्षेत्र को नुकसान झेलना पड़ेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जापानी सरकार ने चीन में रह रहे अपने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने को कहा है। जापान के सुरक्षा अलर्ट में कहा गया कि अनजान लोगों से बातचीत में सावधानी बरतें, अकेले ट्रैवल ना करें, बच्चों के साथ बाहर जाते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध इंसान या ग्रुप को देखकर तुरंत दूर चले जाएं। अब सवाल ये कि क्या जापान यहां गलत है? आखिर अपनी रक्षा करना तो हर देश का अधिकार है ना। सवाल तो यह है कि जापान के द्वीपों के आसपास चीन के जहाज क्या करने गए थे? चीन और जापान के रिश्तों को करीब से जानने और समझने वालों का कहना है कि चीन जापान को धमका रहा है और यह उसका वर्चस्ववादी रवैया है।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर चीन जापान को बुली कर सकता है तो वो किसी को भी बुली कर सकता है। जानकारों का मानना है कि यह तनाव बयानबाजी से काफी आगे चला गया है, तभी तो चीन ने जापान पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। ड्रैगन ने जापान के खिलाफ अपने आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की चेतावनी दी है। जापानी सी फूड के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। दरअसल जापान का समुद्री खाद्य उद्योग $52 अरब का है। 2023 से चीन जापान के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का लगभग 25% खरीदता था और उसका सबसे बड़ा बाजार भी था। इसलिए इस उद्योग को टारगेट करके ड्रैगन जापान को बहुत बड़ी चोट देना चाहता है। इसके अलावा चीन ने कुछ जापानी फिल्मों की स्क्रीनिंग भी निलंबित कर दी है। चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर अब हवाई यात्राओं पर दिख रहा है। चीन से जापान की करीब 5 लाख फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। यह संख्या कुल बुकिंग्स का लगभग 32% है। 2020 में कोविड की शुरुआत के बाद पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में टिकटें रद्द हुई हैं। इधर जापान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने नए पैंतरे अपनाने भी शुरू कर दिए हैं। चीन और रूस की वायुसेनाओं ने 9 दिसंबर को इंडो पैसिफिक में साझा एयर पेट्रोलिंग की थी। इस पेट्रोलिंग में रूस के Tu-95 बॉम्बर ने चीन के H-6 बॉम्बर्स के साथ ईस्ट चाइना सी, जापानी समंदर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में हवाई गश्त की थी। इस दौरान रूस के सुखोई 30, सुखोई 35 और चीन के J-16 फाइटर जेट ने इन बॉम्बर्स को कवर दिया। हालांकि रूस ने दावा किया कि यह साझा पेट्रोलिंग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत की गई थी, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया ने इसका कड़ा ऐतराज इस पर जताया था। लगातार चीन के बढ़ते दबाव के बीच जापान की मदद के लिए अमेरिका मैदान में कूद पड़ा है। अमेरिका ने जापान के समर्थन में अपना बेहद खतरनाक B-2 बॉम्बर उतार दिया है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर को ईस्ट चाइना सी में जापान के F-35 और F-15 सहित कुल 10 फाइटर जेट्स के साथ पेट्रोलिंग करते हुए देखा जा सकता है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिका और जापान की यह कार्रवाई इसी हफ्ते चीन और रूस के साझा एयर पेट्रोलिंग के बाद सामने आई है। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि जापान अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत अगर इन द्वीपों पर हमला होता है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा और कभी पीछे नहीं हटेगा। ध्यान हो तो कुछ महीने पहले चीन ने अमेरिका से जापान में तैनात अपनी मिड रेंज का टाइफून मिसाइल सिस्टम हटाने की मांग की थी। चीन ने कहा था कि यह तैनाती इलाके की रणनीतिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। चूंकि जापान में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य बेस है, ऐसे में चीन कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। अमेरिका के होते हुए जापान पर डायरेक्ट आक्रमण चीन के लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला है। वैसे आज के इस दौर में चीन भले ही जापान से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो पता चलता है कि जापान ने चीनियों पर जो जुल्म ढाया था, यह सब कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। जब भी जापान और चीन के दुश्मनी भरे रिश्ते और इतिहास की बात होती है तो 1937 के दिसंबर में चीनी शहर नानजिंग में शुरू हुए कत्लेआम को जरूर याद किया जाता है। जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर को उस वक्त अपने कब्जे में लेकर हत्या, रेप और लूट को अंजाम देना शुरू कर दिया था। यह कत्लेआम 1937 में दिसंबर महीने में शुरू हुआ था और 1938 में मार्च महीने तक चला था। 2.5 से 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके परिणाम स्वरूप 1937 में एक व्यापक युद्ध की शुरुआत हुई थी और लाखों चीनियों की मौत के बाद 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ इसका अंत हुआ था। चीन आज की तारीख में आर्थिक और सैन्य शक्ति में काफी आगे निकल चुका है, लेकिन इस सफर में उसके अतीत की भी खासी भूमिका रही है। चीन अपने नागरिकों को याद दिलाते रहता है कि उसे 1839 के पहले अफीम युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक कैसे जुल्म सहना पड़ा है। चीनी नागरिकों को यह नहीं भूलने दिया जाता कि जापान और पश्चिम के उपनिवेशवादियों ने कैसे उन्हें अपमानित किया है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।